हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमएनएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से होंगे और हीट ट्रांसफर के सिलेबस को काफी हद तक आप कवर कर चुके होंगे मेरे साथ। तो चलिए इस कोर्स को आगे बढ़ाते हैं अपने अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानेंगे अनस्टडी स्टेट हीट कंडक्शन और लम्प सिस्टम एनालिसिस क्या क्या होता है। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पे आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाली किसी भी वीडियो के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन और ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन भी इसको बोलते हैं। ये टॉपिक हीट कंडक्शन का आखिरी टॉपिक है। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि किस तरीके से हीट वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और किसी बॉडी में अदर मटेरियल की वजह से किस तरीके से वो अपनी हीट को ट्रांसफर करती है। चलिए जानते हैं अनस्टेडी स्टेट के बारे में। मैंने आपको शुरू की वीडियो में भी बताया था कि व्हाट इज अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन। तब मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसमें किसी भी बॉडी की हीट टाइम के साथ वेरी करती है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से बताऊं कि आपके पास एक बार है, स्टील बार, ओके, और इस स्टील बार का कुछ टेम्परेचर है 100 एंड यहाँ पे 20। तो इसके अलग अलग जोन में अलग अलग टेम्परेचर होगा। तो ये जो 100 है एट t इक्वल टू 0 और ये जो t20 है t इक्वल टू 0 पर, जब मैं t इक्वल टू 30 सेकेंड की बात करूंगा तो ये जो 100 होगा वो 100 नहीं बचेगा, इससे कुछ कम हो जाएगा, मे बी इससे ज्यादा भी हो सकता है अगर हीट सोर्स की बात की जाए तो। यानी कि इतना जरूर बोला जाएगा एट 30 सेकेंड ये जो टेम्परेचर है 100 डिग्री और 20 डिग्री ये चेंज हो जाएंगे। यानी कि टाइम के साथ टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है। हीट ट्रांसफर में हमने देखा कि टेम्परेचर किसी बॉडी के कोऑर्डिनेट्स यानी कि s, x, y, z एंड टाइम के साथ भी वेरी करता है। तो इस केस में हम लोग अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में ना चेंज करते हुए सिर्फ और सिर्फ टाइम की स्टडी करेंगे कि किस तरीके से टेम्परेचर टाइम के साथ वेरी कर रहा है और उस वैल्यू को किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसको हम जानेंगे। तो अभी तक हमने जितनी भी स्टडी करी है कंडक्शन में वो सभी के सभी स्टडी स्टेट को लेके चली है। यानी कि आपका टेम्परेचर जो बॉडी का है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। तो अब जानते हैं कि इसमें किस एनालिसिस की जरूरत होती है। देखिए लम्प सिस्टम एनालिसिस। अब यहाँ पे आप लम्प से समझ सकते हैं किसी बॉडी के एक पीस को, ओके। लम्प पीस क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो जब आप किसी एक बड़ी बॉडी की थर्मल स्टडी करते हैं तो सबसे पहले आप उसकी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी स्टडी करनी जरूरी हो जाती है, ओके। तो यहां मैंने आपको एक कॉपर की बॉल लेके बताया है। आप इसको सपोज कीजिए कॉपर की बॉल है ये, ओके। अब इसके अलग अलग जोन में टेम्परेचर होगा, कुछ ना कुछ होगा। हम इसको मान लेते हैं कि भाई यहां पर 70 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 45 है, यहाँ 55 है, यहाँ 60 है। तो जब अगर मैं अपनी प्रीवियस स्टडी जो मैंने अभी तक कंडक्शन में सीख रखी है और मैं चाहता हूं कि इस कॉपर बॉल से कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है मुझे उसका पता चल जाए, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन हर पॉइंट पे अलग अलग है, तो मेरी जो स्टडी होगी थ्योरेटिकल बेसिस पे वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इतना तो आप समझ सकते हैं।
तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए सबसे पहले हमने एक लंप सिस्टम एनालिसिस का नाम लिया। आप सपोज कीजिए सेम वॉल है और उस सेम वॉल में मैंने अलग अलग जोन में टेम्परेचर को अलग अलग ना मानते हुए मैंने सभी जगह उसका टेम्परेचर 70 ही मान लिया। ओके, अब इस 70 के मानने से होगा क्या? सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर था, यहां पे एटमॉस्फेयर होगा और उसका टेम्परेचर होगा कुछ 30 डिग्री सेल्सियस। अब इस 30 डिग्री सेल्सियस और इस 70 के डिफरेंस की वजह से जो भी हीट इनसाइड टू आउटसाइड जाएगी, पहले मैं उसको कंसीडर कर लूंगा। उसके बाद मैं अपनी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके उस बॉडी के अंदर का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन चेक करूंगा। ओके, अब ये जो एनालिसिस है, लम्प सिस्टम एनालिसिस, ये बहुत पुराना एनालिसिस है, आपको इसको समझना होगा। अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, आज के डेट में हमारे पास इतने एडवांस सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिन सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से हम किसी बॉडी में विदाउट एक्सपेरिमेंट करे हुए ये पता कर सकते हैं कि उस बॉडी के किस जोन में कितना टेम्परेचर है और वो टाइम और लोकेशन के साथ किस तरीके से वेरी करता है। और उस स्टडी में जो हमें जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं CFD, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। इस सब्जेक्ट की हेल्प से हम एडवांस लेवल की हीट ट्रांसफर, फ्लो मेजरमेंट, ये सभी हम चेंजेस पता कर सकते हैं बहुत इजीली। उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ लोग कॉमसोल यूज करते हैं, कुछ लोग फ्लुएंट करते हैं, कुछ लोग अलग करते हैं। ठीक है, तो हमें यहां पर गेट पॉइंट ऑफ व्यू, गेट और एकेडमिक्स, इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से लंप सिस्टम एनालिसिस में हमको यह सीखना है कि जब एक बॉडी में किसी टेम्परेचर का वेरिएशन टाइम के साथ एक कांस्टेंट पीरियड में होता है तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। यानी कि यहां पर टेम्परेचर का वेरिएशन सिर्फ टाइम होगा, लोकेशन नहीं। ओके, यानी कि टेम्परेचर XYZ, R थीटा फाई, R थीटा Z इन कोऑर्डिनेट्स पर वेरी नहीं करेगा। इसको बोला जाता है लंप सिस्टम एनालिसिस। लंप सिस्टम एनालिसिस को समझने के लिए हम एक बॉडी को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। रैंडमली बॉडी है, जिस बॉडी का मास होगा m, उस बॉडी का वॉल्यूम ले लेते हैं v और डेंसिटी है ρ। इसका इनिशियल टेम्परेचर है Ti और स्पेसिफिक हीट है इस बॉडी की Cp। ओके, और इस बॉडी का जो भी टेम्परेचर है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अब इसके एटमॉस्फेयर में जो फ्लूइड है, ये किसी एटमॉस्फेयर में तो है ओपन, चाहे एयर हो चाहे वाटर हो, उस एटमॉस्फेयर का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है H और टेम्परेचर है T इनफाइनाइट, क्योंकि वो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो T इनफाइनाइट से कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो कांस्टेंट वैल्यू है। अब इस बॉडी का सरफेस एरिया है A। ओके, तब अगर मैं यहां कंसीडर करूं लंप सिस्टम एनालिसिस यहां पर एप्लीकेबल है, अब इस बॉडी में जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर वेरी विथ टाइम ओनली, और इस टाइम को मैंने बताया टाउ के रिप्रेजेंटेशन से। चलिए, अब यहां पर अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लेके चलते हैं कि जो T इनफाइनाइट का टेम्परेचर है वो Ti से ज्यादा है, यानी कि हीट कहां से कहां होगी, बाहर से इनसाइड होगी। ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होगा, आउटसाइड टू इनसाइड। Ti इज ग्रेटर देन T इनफाइनाइट भी लेके चलते हैं तो ये भी प्रूफ होगा, ये भी सेम होगा। तो आप इन दोनों केस में से कुछ भी लेंगे। अगर इस केस को लेंगे तो हीट आउटसाइड होगी,
है ना, हीट आउटसाइड जाएगी, अंदर से बाहर जाएगी। अगर आप इस केस को ले रहे हैं तो हीट इनसाइड जाएगी। तो हम अभी इस केस को लेके चलते हैं कि टी इनफाइनाइट इज ग्रेटर देन टी आई। ओके, चलिए, तो सबसे पहले यहां पर हम एक एनर्जी बैलेंस को एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। उस एनर्जी बैलेंस से जानेंगे कि किन किन टर्म्स को हमें यूज करना है। एनर्जी बैलेंस मैंने आपको कंडक्शन के शुरू में बताया था कि किस तरीके से किया जाता है। सो हीट इन माइनस हीट आउट प्लस हीट जनरेशन इज इक्वल टू हीट एक्यूमुलेशन। देखिए, आपको यूज हमेशा यही करना है। उसके बाद जो जो टर्म कैंसिल आउट हो जाए तो आप उनको कैंसिल कर दीजिए, लेकिन आप यूज हमेशा इसी तरीके से बैलेंस कीजिए। इन माइनस आउट प्लस जनरेशन इक्वल टू एक्यूमुलेशन, ये 4 टर्म हमेशा होने चाहिए आपके किसी भी बैलेंस में। ओके, तो चलिए, आपके यहाँ पर हीट इन और हीट आउट हो रही है क्या? हीट इन हो रही है, हीट आउट नहीं हो रही है, तो ये हो गया 0। जनरेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, 0। यानी आपके 2 टर्म बचे, हीट इन और हीट एक्यूमुलेशन। टाइम इंटरवल आपके पास डी टाउ है। ओके, और इस डी टाउ के रिस्पेक्ट में आपको कितनी हीट इन हुई और कितना एक्यूमुलेशन हुआ, आपको सिर्फ ये बताना है। आप यहां लिखेंगे हीट ट्रांसफर इनसाइड और आउटसाइड। मैंने आपको बताया ना, दोनों केस यूज कर सकते हैं हम। बाय कन्वेक्शन ड्यूरिंग डी टाउ, यानी इस डी टाउ के टाइम के वेरिएशन में कितनी हीट बाहर से अंदर आई या अंदर से बाहर गई कन्वेक्शन के थ्रू। ओके, क्योंकि आउटसाइड क्या है, फ्लूइड है। अब इस dt टाइम में कितनी हीट इंक्रीज हो गई और डिक्रीज हो गई, यानी कि आपकी हीट कितनी इंक्रीज हो गई और कितनी डिक्रीज हो गई ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। ओके, तो चलिए, हीट लॉ ऑफ कन्वेक्शन बताया था, तो वहां पे मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बताया था, जिसको हम लिखते हैं एच ए डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा? हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। लेकिन अभी आप इस टेम्परेचर को लेके नहीं चल सकते, क्योंकि आप यहां पर मान के चलिए कि एक वेरिएशन है, जो टेम्परेचर मुझे कैलकुलेट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। टी आई तो उसका इनिशियल टेम्परेचर था। अगर मुझे टोटल हीट निकालनी होगी कि कन्वेक्शन से कितनी हीट यहां से बाहर से अंदर आ गई, तो मैं टी आई यूज करूंगा, लेकिन यहां मेरा टी वेरिएबल है। ओके, तो यहां आप शुरू में लिख सकते हैं कि t इज अ फंक्शन ऑफ टी टाउ। तब आप उस केस में टी वेरिएशन यूज करेंगे। चलिए, आपकी जो हीट होगी इंक्रीज और डिक्रीज, वो क्या होगा? एक्यूमुलेशन मैंने आपको बताया था, mcp dt ओवर डी टाउ। ये हमने कंडक्शन के 3 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल इक्वेशन के टाइम पर भी देखा था। अब इस इक्वेशन को किस तरीके से आप यूज करेंगे? बस सिंपल सा है, वेरिएबल सेपरेबल का यूज करना है। तो यहां पर आपके पास dt है। ओके, और इस dt के रिस्पेक्ट में आप t इनफाइनाइट माइनस t को ले आइए। ओके, और यहां आप लिख दीजिए एच ए अपॉन mcp डी टाउ, ये लिख दिया आपने। अब आप मुझे बताइए, अगर इस जो डिफरेंस है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं इसको ये लिखे रहने दूं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपकी इजीनेस के लिए इस आपको इंटीग्रेशन आता हो, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? आपको ये आता है? इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ एल एन 1 माइनस एक्स। आपको ये आता है?
तो बस इसी इंटीग्रेशन को यूज करना है यहाँ पर। ओके, चलिए अब यहाँ पे आप लिमिट यूज कीजिए। लिमिट कैसे? एट टाइम t इक्वल टू 0 पर इसका टेम्परेचर क्या था? Ti, और एट पर्टिकुलर कोई टाइम पर इसका टेम्परेचर हो गया T। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस ln t इनफाइनाइट माइनस t, और इसकी लिमिट रखी जाएगी t ti इज इक्वल टू एच ए। अब इस मास को आप चेंज कर सकते हैं अपने डेंसिटी और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो मास को हमने चेंज कर दिया रो इंटू वी, और सीपी यहां पर आप टाउ का रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 टाउ आएगा, और उसकी लिमिट रखेंगे टाउ और 0। चलिए अब आपको सिर्फ लिमिट रखनी है बस, और लिमिट रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने रखा माइनस ऑफ ln टी इनफाइनाइट माइनस टी, माइनस माइनस हो गया प्लस टी इनफाइनाइट माइनस टी आई इज इक्वल टू एच ए ओवर रो सी पी वी टाउ माइनस 0। ये आपने लिमिट रख दी। ओके, अब आप इसको रीअरेंज कर लीजिए इन दोनों टर्म्स को। ओके, तो मैंने इसको रीअरेंज करा ln t माइनस टी इनफाइनाइट डिवाइड टी आई माइनस टी इनफाइनाइट, ओके, इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच ए ओवर रो वी सी पी टाउ। देखिए यहां से इसको रिवर्स कर दिया और यहां से इसको रिवर्स कर दिया, दोनों के माइनस से इस वाले माइनस को प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये डिवाइड में चला गया। सिंपल है, टी इनफाइनाइट आपका कांस्टेंट है और टी आई आपका इनिशियल टेम्परेचर है। तो यहां से अगर मुझे टी का वेरिएशन निकालना है, एक तो आपकी यही इक्वेशन हो गई फाइनल। अगर आपको टाइम निकालना हो तो आप यहां से डायरेक्टली टाइम की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए, सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। लेकिन अगर आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना हो तब आप क्या करेंगे? तब आप करेंगे कि ln को हटाने के लिए यहां एक्सपोनेंशियल आएगा, t माइनस टी इनफाइनाइट डिवाइड टी आई माइनस टी इनफाइनाइट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ एच ए ओवर रो वी सी पी टाउ। आई होप आपने इस फॉर्मूले को सभी ने देखा होगा और आपको लगा होगा कि इस फाइंड आउट करना कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इस फॉर्मूले को कैलकुलेट कर लिया। सेम स्ट्रक्चर में ये जो मैंने निकाला है फाइनली, गेट 2015 जो कि वन ऑफ द टफेस्ट गेट एग्जाम था, उसमें सिर्फ इतना सा पूछा गया था कि किसी अनस्टेडी स्टेट केस में जब टेम्परेचर रीच आउट करता है एट अ पर्टिकुलर वैल्यू, तब उसको लिखते कैसे। तो आपको अगर फॉर्मूला याद होता तो आप वहां इसको टिक करते और आपके नंबर आपके पॉकेट में। तो पेपर टफ नहीं होता, कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट को इजीली कर सकते हैं। यहां पर आपको दो बात जानना बहुत जरूरी है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि फॉर्मूला हम स्टडी स्टेट का यूज करेंगे कि अनस्टडी स्टेट का यूज करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना समझना है क्वेश्चन की लैंग्वेज से कि जब कोई टेम्परेचर किसी बॉडी का किसी भी स्टेट में हो, अगर वो बोल रहे हैं कि एट व्हाट टाइम टेम्परेचर रीच एट स्टडी स्टेट, तो आपको समझ लेना है कि वो टाइम पूछ रहा है उस टेम्परेचर का कि कब स्टडी स्टेट पहुंचेगा।
तो आपको एक अजम्पशन पहले से लेके चलना है, इट इज एट अनस्टेडी स्टेट कंडीशन। आप मुझे बताइए, अगर वो पहले से स्टेडी स्टेट होगा तो वो स्टेडी स्टेट पर दोबारा कैसे पहुंचेगा? यानी कि वो अनस्टडी स्टेट से स्टडी पर जाने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको बस उतना ही टाइम बताना है। बहुत बार होता है कि वो आपको डायरेक्टली नहीं देता कुछ भी, तो आपको क्वेश्चन को डिकोड करना है। दूसरा, हीटिंग और कूलिंग। अगर हीट आपके इस बॉडी से, कॉपर बॉल से इनसाइड टू आउटसाइड जा रही है, यानी कि आपकी जो कॉपर बॉल है वो कूल होगी, तो कूल होने में उसका टेम्परेचर कुछ इस तरीके से वेरी करेगा, डिक्रीमेंट की जरिए एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। यहां टेम्परेचर था टी इनफाइनाइट मान ली जाए, ये टी था, ये टेम्परेचर का एक्सेस है और ये टाइम का एक्सेस है, तो ये होगा कूलिंग का केस। ओके, लेकिन जब हीट बाहर से अंदर आएगी, यानी उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीमेंट होगा, तब उसका इनिशियल टेम्परेचर होगा टी आई, यहां तो उसको इंक्रीज होगा और वो यहां तक पहुंचेगा और इस लाइन पर इसका टेम्परेचर टी इनफाइनाइट होगा। यानी आपका उस बॉडी का टेम्परेचर हीटिंग का कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा। तो आपको गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से इन ग्राफ को स्टडी करते हैं। हीट ट्रांसफर रेट किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे अनस्टडी लंप सिस्टम एनालिसिस में, उसको जानते हैं। तो देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग किसी भी हीट को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू होती है एच ए डेल्टा टी। तो यहां पर अगर मैं वेरिएशन मानू टाइम के साथ कि एट अ पर्टिकुलर टाइम टाउ क्यू क्या होगा, तो वहां क्या होगा टी टाउ माइनस टी इनफाइनाइट। इस तरीके से ये न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला थोड़ा वेरी कर जाएगा। ओके, अब यहां पर टी टाउ माइनस टी इनफाइनाइट की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखी है अपने प्रीवियस केस में। तब इस टी टाउ माइनस टी इनफाइनाइट की वैल्यू को यहां आप रख दीजिए, तो वो कुछ आएगा टी आई माइनस टी इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ एच ए ओवर रो वी सी पी टाउ, और ये हो जाएगा क्यू एट टाउ पर। तो एक तो आपका ये फॉर्मूला हो गया, आप इसको लिख लीजिए कि आपसे अगर हीट पूछी जा रही है तो आप इसको निकालेंगे। लेकिन अगर आपको एट टी इक्वल टू जीरो पर, यानी टाइम टी इक्वल टू जीरो पर हीट को कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, Q इज इक्वल Q एट जीरो एच ए टी आई माइनस टी इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पूरे की 1, आपकी वैल्यू बचेगी सिर्फ एच ए टी आई माइनस टी इनफाइनाइट। तो आप यहां पर इतने बड़े फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, Q एट टाउ इज इक्वल टू Q एट जीरो मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल एच ए रो वी सी पी टाउ। तो देखिए, आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से किसी भी लैंग्वेज में घुमा सकता है, बस आपको समझना यह है कि आपको किन किन वैल्यूज को दिया गया है। और अभी देखिए, अभी ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, लास्ट वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अगर गेट वाले पूछेंगे तो किस तरीके से पूछ सकते हैं, कितने तरीके हैं। वो बोल देंगे कि आपकी इनिशियल हीट की वैल्यू कुछ थी, अब आपकी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ये है, आपके पास एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दी है, स्पेसिफिक हीट दी है। उन्होंने बोला आफ्टर
15 सेकंड, मुझे बताइए हीट कितनी हो जाएगी। आप पूरे पेपर में परेशान होते रहेंगे कि आपको टेम्परेचर डिफरेंस नहीं दिया, आपको बॉडी नहीं दी कोई पर्टिकुलर, और आपसे पूछ रहे हैं कि 15 सेकंड बाद हीट कितनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे पेपर में सवाल गलत है, लेकिन सवाल गलत नहीं है, बस आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है। जब आप इसमें पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू रख देंगे t इक्वल टू 0 की, और टाइम दे देंगे 15 सेकंड, तो यहां से कैलकुलेट करके आ जाएगा Q एट 15 सेकंड पे क्या होगा। ओके, और उस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी इजीली। या फिर आपको बोल देगा कि 15 सेकंड पे हीट इतनी थी और बताइए कि 0 पर कितनी होगी, है ना, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से आपने लम्प सिस्टम एनालिसिस को समझा। चलिए अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनकी हेल्प से हम ये डिफाइन करते हैं कि लम्प सिस्टम होगा कि नहीं होगा। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि वहां आप ज्वाइन करके हैंड रिटन नोट्स आप उस ग्रुप से पा सकते हैं। तो आपको अपने नोट्स कलेक्ट करने की बहुत बड़ा प्रॉब्लम हट जाएगी। मैं वहां पे हर लेक्चर के बाद हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करता हूं, तो आप वहां जुड़िए ताकि आप अपने नोट्स को कलेक्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।